प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित परिवार में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास हो चुकी है प्रारंभ। बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव हैं। अखिलेश यादव जी, दीपक सिंह जी, शिवांगी राजपूत जी, टेक जोन्स जी, लेखराम पवार जी, दीपक कटारिया जी, ज्योति ठाकुर जी, धाकर म्यूजिकल जी, RW फैंस जी, दीपक भाई जी, संजीत जी, स्टडी भाई जी, सागर पाल जी, सीमा पाल जी, हर्ष जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाइव हैं। जो बच्चे क्लास में लाइव नहीं हैं वो जरा जल्दी से क्लास में आइए, क्योंकि आपका सेशन बस स्टार्ट होने जा रहा है। आज दूसरा डेमो आपके लिए मैं लेकर उपस्थित हूं, भारत की सामान्य जानकारी। ये टॉपिक आज के इस दूसरे डेमो में चलने वाला है। कल मैंने आप लोगों के साथ सिलेबस की भी चर्चा की थी और दोनों पार्ट्स, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या क्या पढ़ाऊंगा सब आपको बताया था। पहला टॉपिक कल ही मैंने स्टार्ट किया था, जिसका आगे का विस्तार आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं, थोड़ी सी जानकारी बैचेस के बारे में और टीम और सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल के बारे में। ठीक है जी। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि RRB NTPC 2024 एग्जाम को देखते हुए गतिमान बैच टीम RWA लेकर आई है आपके लिए। और आज यानी कल से 23 सितंबर से उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, डेमो क्लासेस। ये जो क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल यहाँ दे रखा है। मैथ्स सुबह 9:30 बजे, स्टैटिक जीके 11 बजे, पॉलिटी की क्लास 1 बजे, रीजनिंग 2 बजे, हिस्ट्री 3 बजे, साइंस 5 बजे और जियो प्लस इको यानी कि पहले ज्योग्राफी फिर इकोनॉमिक्स वो शाम 6 बजे। इस समय 6 बजे हुए हैं। ज्योग्राफी की क्लास इस समय चल रही है भाई। डेमो क्लासेस इस समय चल रही हैं। इस समय बैच आप परचेज करते हैं तो 20% ऑफ आपको मिलेगा। NTPC 20 कोड का प्रयोग आपको करना है और कम कीमत में बैच आपको इस समय मिल जाएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 परीक्षा की, उनके लिए टीम RWA रफ्तार बैच लेकर आई है। वहाँ जो क्लासेस चलने वाली हैं देख लीजिए। 8 बजे मैथ्स की क्लास, साइंस 9 बजे, रीजनिंग 12 बजे, पॉलिटी 1 बजे, हिस्ट्री 3 बजे, जियो प्लस इकोनॉमिक्स 6 बजे और स्टैटिक जी की रात 9:30 बजे। ठीक है जी। और इस रफ्तार बैच में भी अगर डेमो क्लासेस के दौरान बैच परचेज करते हैं तो आपको अभी भी क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। D20 यहां पर कूपन कोड का प्रयोग आपको करना है। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कॉम्बो बैच परचेज करना चाहेंगे, दोनों बैचों को एक साथ लेना चाहेंगे, तो उनके लिए भाई अलग अलग बैच परचेज करोगे तो कीमत ज्यादा आएगी। कॉम्बो बैच आप ले सकते हैं कॉम्बो 20 कूपन कोड के साथ, और ये मात्र 960 रुपए में अभी हाल ही में मिल सकता है आपको। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, सीधे सीधे अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। और कल हम चर्चा कर रहे थे सीमा रेखाओं की, यानी कि भारत के साथ जो पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य उनकी सीमा को टच करते हैं। इस चीज की चर्चा हम लोग आपके साथ कर ही रहे थे। ठीक है जी। इस चीज की चर्चा हम लोग आपके साथ कर रहे थे और इसी संबंध में मैं आप लोगों को चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश, सीमा साझा करने वाले राज्य और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की जानकारी आप लोगों को दे चुका था। ठीक है जी। आगे आज मैं बढ़ूंगा और भारत के जो अन्य पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं जरा देखते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं भूटान की। यहां पर एक मैप आपके सामने है और इस मैप में ही हम लोग देखते हैं कि भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य ऐसा है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है। भाई सीन 2 लगाते चलना। सीन 2 की सहायता से ही बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को मैं समझाने वाला हूं आपको। लगाइए सीन 2। देखिए भूटान मुल्क जो है भारत का पड़ोसी देश है और देखिए ये इसकी बाउंड्रीज है। कौन कौन से राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए सिक्किम कर रहा है यहां पर। इसमें ये पीला पीला भाग पश्चिम बंगाल का है। इधर असम भी सीमा साझा कर रहा है और यहां पर
आपको अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिल रहा है, यानी कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ बाउंड्री टच करते हैं। तो देखिए भैया, इसके लिए एक ट्रिक आपके सामने ये रही, और ट्रिक है आशिक आप भी। क्या ट्रिक है? आशिक आप भी, ये ट्रिक है, ठीक है। आ से क्या निकल कर आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। शी से क्या निकल कर आ रहा है? सिक्किम, ठीक है। इस क से कुछ भी नहीं है। आ से क्या निकल कर आ रहा है? असम। प से क्या निकल कर आ रहा है? पश्चिम बंगाल। और भी से क्या निकल कर आ रहा है? भूटान। यहां भूटान कोई राज्य नहीं है, ये एक संकेत है कि ऊपर वाले सभी के सभी राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। आप इस चीज को अच्छे से समझ भी चुके होंगे। ट्रिक बेहतरीन है, और इसके साथ ही अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कितने राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, तो भैया उनकी संख्या भी यहां पर लिखी हुई है, उनकी संख्या है 4, ठीक है जी। चलिए, कल भी बेटा राहिश खान जी, कल भी मैंने इस संबंध में आप लोगों को बताया था, रहीश खान जी, कि नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। रिटन नोट्स और बोर्ड पीडीएफ दोनों ही आप लोगों को मिलेगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं भाई? देखिए, म्यांमार आपका देश ये वाला देश है, यहां पर आपको म्यांमार देखने को मिल रहा है। और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात अगर हम करें, सिंटू लगाइए भाई, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ। इधर आपका नागालैंड भी सीमा साझा कर रहा है, ये वाली सीमा नागालैंड की है। मणिपुर भी सीमा साझा कर रहा है, ये नहीं मणिपुर। और मिजोरम भी यहां पर म्यांमार को स्पर्श करता है, ये रहा मिजोरम। तो कितने राज्य स्पर्श कर रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है जी। इनके लिए एक ट्रिक यहां पर है, यानी कि अगर आप मैप से समझ सकते हैं तो मैप से, और अगर आप ट्रिक से समझ सकते हैं तो ट्रिक से, दोनों ही कायदे से ज्योग्राफी को समझाने का प्रयास मेरा चल रहा है। देखिए, अगर हम चर्चा करेंगे बेटा, तो म्यांमार को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 4। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी कि म्यांमार को स्पर्श करते हैं, तो आप आंसर लगाएंगे 4। और अगर चारों के चारों राज्य आपको नाम याद करने हैं तो ट्रिक है मामी म्यांमार आना। भांजा इस बार छुट्टी में घर आया है, मामा मामी के यहाँ आया है, मामा मामी ने बहुत उसका अच्छे से ख्याल रखा है। भांजा जाते समय मामी से कह रहा है कि इस बार आप आना म्यांमार, हम वहां पर आपको म्यांमार घुमाएंगे, ठीक है जी। तो भैया मामी म्यांमार आना, माँ से क्या है? मणिपुर। यहाँ पर माँ से क्या है बेटा? मणिपुर है। मी से क्या है? मिजोरम है। म्यांमार तो एक देश है जिसके साथ ये सारे के सारे राज्य सीमा साझा कर रहे हैं। इस आ से क्या निकल कर आ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। और ना से क्या निकल कर आ रहा है? नागालैंड। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो भैया क्या हैं? वे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है जी। चलिए भैया, स्वतंत्र पाल जी बेटा, अगर आपको इस कलर से कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई भी टेंशन इसमें नहीं है जहां तक मैं समझता हूं, ठीक है जी। चलिए, मैप को थोड़ा बड़ा कर दिखाइए, ठीक है भैया, ओके, मैप को बड़ा करके दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की। देखिए, ये वाला जो देश है वो नेपाल है, वो भी कई सारे भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है। 1751 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा भारत की किसके साथ है? नेपाल के साथ है। कल मैंने आप लोगों के साथ ये चर्चा की थी, ठीक है। अच्छा, नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड इसको स्पर्श कर रहा है, उत्तर प्रदेश स्पर्श कर रहा है, बिहार स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी स्पर्श करता है, और ये सिक्किम भी स्पर्श करता है। एक बार फिर से देखिए कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श कर रहे हैं। सिंटू, उत्तराखंड नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 2, बिहार नंबर 3, पश्चिम बंगाल नंबर 4 और सिक्किम नंबर 5।
5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री को टच करते हैं। ठीक है, नेपाल की बाउंड्री को टच करते हैं। अच्छा, इसके लिए ट्रिक क्या है? क्या मेरे पास इसके लिए भी कोई ट्रिक है? हाँ बिल्कुल है, इसके लिए भी ट्रिक है भाई। अगर आप मैप से नहीं समझ पाए तो आप ट्रिक से समझ लीजिए। नेपाल को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 5। सीधा सीधा क्वेश्चन आए तब भी आप आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और यहां पर देखिए ऊपर 20 खंड, ये ट्रिक भी है। ऊ से क्या निकल कर आ रहा है? उत्तर प्रदेश। प से क्या निकल कर आ रहा है? पश्चिम बंगाल। र से कुछ भी नहीं है, र साइलेंट है। बी से क्या निकल कर आ रहा है भाई यहां पर? तो मेरे प्यारे बच्चा बी से निकल कर आ रहा है बिहार। स से क्या निकल कर आ रहा है? सिक्किम। और खंड से क्या निकल कर आ रहा है? उत्तराखंड। 5 राज्य जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं, बड़े आराम से उनको नामों को याद कर सकते हैं, ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ट्रिक बहुत पसंद आती है, बहुत ज्यादा ही पसंद आती है, तो उनका भी मैं बेहद ख्याल रखता हूं भाई। ट्रिक बेस्ड अध्ययन आप लोगों को कराने का प्रयत्न मेरा रहता है। अफगानिस्तान की चर्चा करेंगे। देखिए, अफगानिस्तान भारत के केवल एक छोटे से खंड को ही स्पर्श करता है, केवल इतने पार्ट, केवल इतना पार्ट। 106 किलोमीटर लंबी स्थल सीमा हमारी किस देश के साथ है भैया? अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। सबसे कम लंबी, शॉर्टेस्ट लैंड बॉर्डर किसके साथ है भाई? अफगानिस्तान के साथ। यहां पर केवल एक केंद्र शासित प्रदेश को ये स्पर्श करता है, और वो एक केंद्र शासित प्रदेश मेरे प्यारे बच्चा कौन सा है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश यहां पर आपको देखने को मिलेगा लद्दाख के नाम से। यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, नाम क्या है? नाम है यहां का लद्दाख। तो अफगानिस्तान को केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश ही स्पर्श करता है, और उसका नाम यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश संख्या उनकी 1 है, और नाम है लद्दाख। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट कंट्री जो भारत के साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है वो बचा हुआ है, और वो है पाकिस्तान। ये देखिए, ये पाकिस्तान है। इसके साथ भारत की जो सीमा है वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कल भी मैंने आपके साथ बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। अच्छा, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं? उनका नाम हम जानने का जरूर प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैप को बड़ा कर दीजिए। ये लीजिए भैया, और बड़ा भी मैंने कर दिया जितना बड़ा कर सकता हूं मैं। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, यहां पर लद्दाख ये रहा, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर ये रहा, पंजाब ये रहा, राजस्थान आपका ये रहा, गुजरात आपका ये रहा। ये सारे के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, एक जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। बाद बाकी पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये राज्य है। यानी कि 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरीज और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। टोटल काउंटिंग अगर हम करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो नाम हो जाते हैं, टोटल हो जाते हैं 5। कितने हो जाते हैं? टोटल काउंटिंग कितनी होती है? 5 होती है। और उसके लिए ट्रिक है पंगुल राज्य। प से पंग से पंजाब है, गु से गुजरात है, ल से लद्दाख है, रा से राजस्थान है, और ज से जम्मू एंड कश्मीर है। तो इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई किसके साथ? कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। पड़ोसी मुल्कों की चर्चा कंप्लीट हो गई भाई। अब भारत के बारे में हमें और डीप चलना है। अपना देश है भारत, इसके बारे में नहीं जाना तो क्या जाना? हमने कुछ नहीं जाना, ठीक है जी। तो भैया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या, कि भारत
जनसंख्या के हिसाब से सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत की जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हम केवल सामान्य जानकारी की ही चर्चा आपके साथ कर रहे हैं, इसलिए ये चीजें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी भाई, बहुत ही जरूरी है। चलते हैं तो सीधा चलेंगे और चर्चा करेंगे जनसंख्या की, पॉपुलेशन की। जनसंख्या, पॉपुलेशन। अच्छा, आप एक चीज अच्छे तरीके से जानते हैं कि वर्तमान समय में हम जो पॉपुलेशन से संबंधित रिलेटेड जो डाटा यूज करते हैं, ठीक है, वो किस सेंसस, किस जनगणना के हिसाब से करते हैं? किस सेंसस के हिसाब से करते हैं? सेंसस 2011, जनगणना 2011। क्यों करते हैं ऐसा बोलो? क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई। 2021 में जनगणना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था और कोरोना महामारी की वजह से ही वर्ष 2021 में जनगणना नहीं हुई और हम 2011 की जनगणना के डाटा का ही यूज करते। इस 2011 की जनगणना के अनुसार 1,51,54,977 ये भारत की जनसंख्या थी। ये भारत की जनसंख्या से संबंधित डाटा था। इतनी जनसंख्या भारत के, लगभग में 1,21,00,00,000 भी कह सकते। ठीक है, अगर इस जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत आज भी चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। जब मैं 2011 के आसपास पढ़ाई करता था तो हम अनुमान लगाते थे कि 2050 तक हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे और भारत नंबर 1 पर आ जाएगा। लेकिन हमारे भारतीय बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा देश महान 2050 की जगह 2023 में ही पीछे छोड़ दिया। यूएन डाटा, यूनाइटेड नेशंस का एक डाटा आया, यूएन डाटा आया 2023 में, 2023 में, और उसके अकॉर्डिंग भारत वर्तमान समय में जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर है और नंबर 2 पर चीन है। नंबर 2 पर पहुंच गया चीन। हंस रहे हो तुम यार? अच्छा ये बताओ, भारतीय मेहनती नहीं है? तुम मुझ में से कोई भी एक भी कह दो कि भारतीय मेहनती नहीं है। बहुत मेहनती हम लोग। मैं हकीकत में, मैं जब छोटा था, जब सोचा करता था, जब भी मैं पढ़ता था खनिज की दृष्टि से, इस खनिज में कौन नंबर 1 पर के चाइना, इस खनिज में नंबर 1 पर कौन के चाइना, इस खनिज में नंबर 1 पर कौन चाइना, मुझे बड़ी जलन सी होती थी। काश मेरा देश भी किसी मामले में नंबर 1 पे पहुंचे, चाइना को पछाड़ दे। ऐसी इच्छा रहती थी, उस डाटा को पढ़ने की इच्छा रहती थी जिसमें भारत चीन से आगे है। लेकिन भाई साहब, मेरी दिली तमन्ना को भारतीयों ने पूरा कर दिया। चाइना को जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में पछाड़ा तो सही ना, जनसंख्या के क्षेत्र में ही पछाड़ दिया, और वो भी एक्सपेक्टेड 2050 में था, वो कारनामा 2023 में ही कर दिखाया है। 27 साल पहले। भाई वाह, जय हो, बहुत बढ़िया है। अच्छा, भारत के पास कुल आबादी विश्व की कितनी है? 17.5%। विश्व का लगभग 17.5% पॉपुलेशन भारत के पास है वर्तमान समय में। और भारत इस समय वर्तमान समय में 2023 के यूएन डाटा के अनुसार विश्व में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर चाइना। अच्छा, मेरी एक आदत रही है, शुरू से ही आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं हर चीज 2 बार पढ़ाता हूं। आज की इस क्लास में भी सारी चीजें 2 बार ही देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। जनसंख्या के ये जो डाटा है जनगणना 2011 का, वो सब यहां लिखित है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार, ठीक है जी, भारत की जनसंख्या लगभग 1,21,08,54,977 है।
जो विश्व का लगभग 17.5% है। डाटा यहां लगभग में है भाई, ठीक है जी। अच्छा, रैंक भारत की कौन सी है? फर्स्ट रैंक पर है। सेकंड रैंक पर कौन है? चाइना। अकॉर्डिंग टू ये डाटा का इसका यूएन का है, अकॉर्डिंग टू यूएन डाटा 2023, ठीक है भाई, ये यूएन डाटा के अनुसार ऐसा हुआ है। अब हम जरा क्षेत्रफल की भी चर्चा करते हैं, आपको पता चलेगा कि कितनी ज्यादा जनसंख्या है और क्षेत्रफल कितना का, जिसे हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन ब्लास्ट जिसको हम कहते हैं। संजय जी, इस संबंध में आप अंकित सर की वीडियो देख सकते हैं जो रिलेटेड है नोटिफिकेशन से संबंधित, एनटीपीसी नोटिफिकेशन से संबंधित, तो उसको आप देखिए, ठीक है जी। चलिए, यूएन फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस। भैया एक भैया पूछ रहा है कि यूएन की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब हम बात करेंगे बेटा क्षेत्रफल की डाटा की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया क्या क्वेश्चन बन सकता है? अकॉर्डिंग टू एरिया, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। पूछा जा सकता है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्या आंसर लगाओगे? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये क्षेत्रफल विश्व का कितना परसेंट है? 2.43% है, ठीक है, लगभग में 2.43%। अब आप सोच लो, विश्व की लगभग 17.5% पॉपुलेशन और विश्व का लगभग 2.43% एरिया भारत के पास है। यानी कि 17.5% के आसपास जनसंख्या और 2.5% से भी कम विश्व का क्षेत्रफल लगभग में भारत के पास है। यानी कि समझ सकते हैं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि यहां के संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें जनसंख्या के अकॉर्डिंग, हमने जाना विश्व में नंबर 1 पर भारत है, लेकिन क्या क्षेत्रफल में भी भारत नंबर 1 पर है? तो नहीं, क्षेत्रफल में भारत नंबर 1 पर नहीं है, 7th रैंक रखता है भारत। कौन सी रैंक रखता है? 7th रैंक रखता है, 7वां स्थान रखता है भारत। कुल कितना क्षेत्रफल है भारत के पास? विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व में कौन सी रैंक रखता है? 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि भैया भारत 7वें स्थान पर है तो पहले 6 कौन से हैं? आखिर भारत 7वें स्थान पर है तो पहले 6 भी तो पता होना चाहिए, पहले 6 कौन से हैं? या फिर विश्व में नंबर 1 पर कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो भैया नंबर 1 पर है आपका रशिया, बिल्कुल आप जानते हैं। लेकिन रशिया के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर किसका, ये आप नहीं जानते। भैया मैं एक बार आपको बताता हूं। नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर यूएसए है, नंबर 4 पर चीन है, नंबर 5 पर क्या है भाई? ब्राजील है, नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 7 पर भारत है। अगर आप में से कुछ मुझे जज करना चाह रहे थे कि पहले 7 याद आएंगे, नहीं, देख लो भैया पूरे के पूरे पहले 7 याद है। अब आप कह रहे हो कि गुरुजी इनको याद कैसे करें? 7 बहुत बड़ा डाटा होता है और चूंकि आप टीचर से एक उम्मीद रखते हैं कि टीचर ही आपको एक आसान रास्ता बता दे इन चीजों को याद कर, परेशान मत होइए, इसके लिए भी मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया भारत, अब आया भारत, ये एक ट्रिक है, एकदम से भावनाओं से जुड़ी हुई। चीन तो थोड़ा ठहर जा, भारत आ रहा।
अच्छा, रू से क्या है? रूस है। क से क्या है? कनाडा। चीन से चीन है और अ से अमेरिका है। और चीन और अमेरिका के स्थान इंटरचेंज हो चुका है। पहले अमेरिका क्या था? अपने कुछ द्वीपों को अपने एरिया में, अपने क्षेत्रफल में काउंट नहीं करता था, लेकिन अब काउंट करता है। और इसीलिए वो अमेरिका जो है तीसरे नंबर पे आ गया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और चाइना पहुंच गया चौथे स्थान। ब से क्या है बेटा? ब्राजील है। आया से क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और भारत से क्या है? भारत। ये विश्व के 7 सबसे बड़े देश हैं। किसके अकॉर्डिंग? क्षेत्रफल। ठीक है जी, बस बहुत है। पहले 7 भारत तक के सारे देश हमने याद कर लिए। एक बार फिर, अभी अभी जो बच्चे नहीं समझ पाए अभी भी, तो परेशान मत होइए, मैं हूं, अभी भी मैं हूं, दोबारा से समझाऊंगा। ठीक है जी, यहां पर देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल है भारत का। ये विश्व का लगभग में 2.43% है। ठीक है जी, क्वेश्चन आए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है जी, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है, तो आप क्या आंसर लगाओगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान जो है बेटा वो 7वां है। और कौन कौन से देश भारत से पहले हैं? तो रुक चीन, अब आया भारत। चीन और अमेरिका का स्थान क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? अरे भाई तुम क्या करते हो यार, जब से आवाज सही चल रही है अब एकदम से आवाज नहीं आ रही। चलो भैया, 1 नंबर फूफा जी, बाई वाह। आनंद शर्मा जी, अभी तुम फूफा फूफा मत करो, ये सब पूछेंगे तुमसे फूफा क्यों कह रहे हैं गुरु जी ये सब। मैंने, अच्छा एक चीज देखो, फूफा जो होते हैं वो क्या करते हैं? एकदम गुस्से में रहते हैं, गुस्से में। शादी ब्याह हो रहा हो भाई साहब, एकदम हाथ जोड़े खड़े रहो उनके सामने ऐसे करके, और अगर जरा सा भी हाथ नहीं जोड़े तो फूफा बॉन्डर मचा देते हैं, एकदम थैला लेके और बुआ को पकड़ के चलो क्या, चलो यहां से, अपमान कर दिया। लेकिन आज तक मैंने कभी भी तुम पे नाराजगी व्यक्त की ही नहीं, लेकिन मेरा नाम फूफा कैसे पड़ गया ये मुझे भी नहीं पता। आज तक कभी भी किसी भी क्लास में मैंने किसी भी बच्चे से नाराजगी नहीं व्यक्त की, लेकिन फिर भी मैं फूफा हूं। कैसा फूफा? प्यारा वाला फूफा हूं, बदमाश फूफा नहीं हूं मैं। ठीक है, अपने ब्याह शादी, अच्छा फूफा कहने के पीछे कारण भी हो सकता है कि तुम लोग सिलेक्शन के बाद मुझे अपने ब्याह शादी में बुलाना नहीं चाह रहे। अब मेरी समझ में आया क्यों फूफा कहा जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब मैं बात करूंगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु। ठीक है जी, चलिए हेलो हेलो, देखिए ये भारत का मैप है, और इस भारत के मैप पर भारत के इस मैप पर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखते हैं तो वो है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। कहां पर है? लद्दाख में है। कहां पर है प्यारे बच्चे? लद्दाख में है। ठीक है जी, अच्छा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वो कौन सा है? तो वो है भैया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। कौन सा है? गुहार मोती है। ये कहां पड़ रहा है? ये गुजरात में पड़ रहा है। ठीक है जी, अच्छा भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सबसे पूर्वी बिंदु है केबेथू। केबेथू है। अच्छा ये कहां पड़ रहा है? तो भैया ये पड़ रहा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कहां पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा है। अब बात आएगी भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की, मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। तो मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया में 2 पॉइंट आएंगे, 2 ही प्रकार से क्वेश्चन बने। ये जो भारत का मैप आप दिख रहे हो ना, देख रहे हो, वो भारत की मुख्य भूमि है, मेन लैंड ऑफ इंडिया। ये भारत की क्या है? मुख्य भूमि। ठीक है जी, मेन लैंड है ये।
और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें इस मेन लैंड की, मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? कन्याकुमारी नाम है। इसी को हम केप कोमोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कोमोरिन भी कहते हैं इसी को। ये केप कोमोरिन है। ठीक है, आप मस्त आदमी हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अच्छा, ये भारतीय मुख्य भूमि का सबसे तक। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये मुख्य भूमि और संपूर्ण भारत में अंतर क्या है? मुख्य भूमि और संपूर्ण भारत में अंतर यह है कि मुख्य भूमि में द्वीपों को शामिल नहीं किया, लेकिन अगर यहां पर हम द्वीपों को भी शामिल कर लें, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह इत्यादि को भी शामिल कर लें, तो आपको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कुछ इस जगह मिलेगा, और उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम होगा बेटा? इंदिरा पॉइंट नाम होगा। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में शामिल होगा, और मेरे प्यारे बच्चे, इंदिरा पॉइंट को ही पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग नामों से जाना जाता। ठीक है भाई। भूपा जी, मैं लाइव क्लास आरपीएफ बैच में नहीं ले पाया, इसलिए यहाँ आया हूँ आपसे मिलने। और भाई वाह, बहुत बढ़िया। रॉयल इंडियन आर्मी जी मिल लिए कि नहीं मिल लिए? तसल्ली हो गई? कोई दिल की बात हो तो बता देना है। बड़े दूर से आए हो, बड़े दूर का पड़ोसी है, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, ये चीज समझ में आ गई। क्वेश्चन 4 हैं, 5 हैं क्वेश्चन। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, मोस्ट नदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इंदिराकोल मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु केबिथु है। द मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी अथवा केप कोमोरिन। और भैया, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ द ऑल ओवर इंडिया, वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग के नाम से हम लोग पुकारते हैं। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल टेंशन मत लो, अब तुम्हें समझ में आ जाए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देख लो अच्छे से, आपको देखना है बस। इंदिराकोल क्या है? मोस्ट नदर्न पॉइंट है। गुहार मोती क्या है? मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट है। केबिथु क्या है भाई? मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है। और मेरे प्यारे बच्चे, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी अथवा केप कोमोरिन, ये मुख्य भूमि का है। मुख्य भूमि में द्वीप शामिल नहीं है। ठीक है, और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भैया, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट अथवा लाहिचिंग। ये सब एक ही चीज के नाम है। अच्छा, एक भैया कह रहा है कि जल्दी पढ़ाओ। जल्दी का कोई काम नहीं है भाई, बिल्कुल जल्दी नहीं, आराम आराम से, तसल्ली के साथ, बिल्कुल समझाते हुए, समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए। और जो जल्दी जल्दी वाले हैं ना, उनसे मैं इतना कहना चाहता हूं, सिलेक्शन के लिए पढ़िए, जल्दबाजी के लिए नहीं, क्योंकि जल्दबाजी के लिए पढ़ने वाले तो फिर जल्दबाजी में ही रह जाते हैं। सिलेक्शन उनका ही होता है जो खरगोश की चाल से धीमे धीमे चलते हैं। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो देखी ही होगी, सुनी होगी, देखी नहीं होगी तो सुनी होगी, है ना? और उसमें आपको पता है कि जीत हमेशा किसकी होती है? खरगोश की होती है, क्योंकि कठिनाइयां बहुत हैं। जो जल्दबाजी में रहता है वो कभी भी कठिनाइयों का सामना जीवन में नहीं कर पाता। और मेरे बच्चे, जाते जाते मैं आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द आपसे बोलना चाहता हूं। हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान, तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो, रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो। ये चीज मैंने क्यों कही है? परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट करने की बात कही। सामने अगर तुम्हारे रेगिस्तान हो, तो रेगिस्तान में भी रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखना है आपको। टीचर जैसे भी पढ़ाए,
बस अच्छा पढ़ाना चाहिए, समझ में आना चाहिए, पढ़ाने का तरीका, कला ये टीचर पर छोड़ देनी चाहिए। हमें अगर कोई एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बेबाकी से पूछ लेना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है। इस चीज की चर्चा आपके साथ हम लोग करेंगे भाई। अरे ये देखो, ये भारत का मैप है। इसमें इस मैप में नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया और वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, इसको जानना है। अगर हम चर्चा करें बच्चे नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन ऑफ इंडिया ये कितना है, तो ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया कितना है, भैया ये 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं और डायरेक्टली ही इन चीजों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयत्न भी किया है। यहां पर देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, इंडियाज नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन 3214 किलोमीटर। भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार, इंडियाज वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन 2933 किलोमीटर। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की। ठीक है जी, किसकी चर्चा करेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। भारत किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच मौजूद है, चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखाएं होती हैं, यानी कि इमेजनरी हॉरिजॉन्टली ट्रेस्ड इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब ऑफ द अर्थ। क्षैतिज रूप से खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी के ग्लोब पर, उनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स के नाम से उनको जाना जाता है। प्यारे बच्चा, यहां पर जो ऊपर वाला आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध उसको हम कहते हैं, उसी को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं। और 0 डिग्री से विषुवत रेखा से नीचे वाला जो आधा गोला है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से पुकारते हैं। क्या कहते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, उसी को हम लोग बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। कुछ इस जगह पर है भारत, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कल की क्लास में, जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था आपको अक्षांश देशांतर का, तो भैया पूछ रहा था कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, कुल देशांतर रेखाएं कितनी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में एक अलग टॉपिक आएगा। यहां पर केवल एक सामान्य जानकारी दे रहा हूं, पूरा के पूरा टॉपिक विस्तार से आपको कराऊंगा, आप परेशान मत होइए। केवल मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूं, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अच्छा, अब बात आती है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच भारत की मौजूदगी है, इस चीज को हमें समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, यहां पर अच्छे से देखने का प्रयत्न करिएगा। भारत की जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, अभी मैं द्वीपों की बात नहीं कर रहा, मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं। मेन लैंड ऑफ इंडिया की अगर हम चर्चा करेंगे तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होगी और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर एंड होगी। ये भारत का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, मेन लैंड। इसमें अगर द्वीपों को हम शामिल करें, कंसीडर कर लें, तो भैया भारत का जो द्वीपों सहित जो विस्तार हो जाता है वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से फिर स्टार्टिंग होती है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक वो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कौन सी रेखा ऐसी है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मिड से होकर गुजरती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, वो रेखा है आपकी, यहां पर देखिए, वो रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी उसको हम लोग।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी उसको हम पुकारते हैं, है जी। ये कर्क रेखा भारत को दो पार्ट्स में बांटती है, एक नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। और ऊपर वाला पार्ट उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, आप अच्छे तरीके से समझ। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर 8 स्टेट्स होगा। भारत के 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर पास करती है। अच्छा, वो 8 राज्य आखिरकार कौन से हैं? अगर हम इसकी चर्चा करें आपके साथ, तो प्यारे बच्चे वो 8 राज्यों के नाम जानने के लिए जरा हम सीधे मैप में चलते हैं। ट्रिक भी बताऊंगा, तुम परेशान मत होना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं मैप पर हमें याद नहीं होगा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हमें मैप से समझना है। दोनों को संतुष्ट करके चलूंगा भाई। ठीक है, वो 8 राज्य कौन से हैं? तो भैया देखिए यहां पर वो 8 राज्य ये रहे, वो 8 राज्य रहे। सिंटू लगाओ भाई, सिंटू पर बेहतरीन तरीके से समझाना है। देखिए यहां पर वो 8 राज्य दे रखे हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य गुजरात है, एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक झारखंड है, एक पश्चिम बंगाल है, एक त्रिपुरा है, एक मिजोरम है। काउंटिंग कर लो। गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर 4, झारखंड नंबर 5, पश्चिम बंगाल नंबर 6, त्रिपुरा नंबर 7 और मिजोरम नंबर 8। ये वो 8 राज्य हैं जहां से होकर एक कर्क रेखा गुजरती। ये तो मैप की बात हो गई। अब बात ट्रिक की आएगी। वो ट्रिक कौन सी है जिससे इन राज्यों के नाम बड़े आराम से याद कर सकते हो? तो वो ट्रिक है छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, ये ट्रिक है। इस ट्रिक की सहायता से उन 8 राज्यों के नाम आप बड़े आराम से याद कर सकते हो जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की लैटिट्यूड पास करती है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, में माने एमपी है, में माने मिजोरम, त्र माने है त्रिपुरा, पर माने है पश्चिम बंगाल, झंडा माने है झारखंड, गे माने है गुजरात और रा माने है राजस्थान। ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा पास करती है। हैं? क्या पास करती है? कौन? कर्क रेखा बच्चे। ठीक है जी। अभी भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तसल्ली बनाए रखो, मैं हूं तुम्हारे साथ, अभी भी तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। तसल्ली बनाए रखो, जज्बा बनाए रखो, दोबारा से समझते हैं एक और बार। क्वेश्चन आए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। चलो छोड़ो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आए कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन सी ऐसी रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है? कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा, कौन सी ऐसी लैटिट्यूड है? कर्क रेखा है जो भारत के बीच से होकर गुजरती है। ये भारत को कितने जलवायु कटिबंधों में विभाजित करती है? क्वेश्चन आएगा। बताओ कर्क रेखा भारत को कितने क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड करती है? आप क्या आंसर लगाओगे कि गुरुजी वो रेखा तो 2 भागों में बांट रही है, 2 क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रही है। एक है ट्रॉपिकल जोन, एक है सब ट्रॉपिकल, एक है उष्ण कटिबंध, एक है उपोष्ण कटिबंध। ठीक है जी। बस अब क्वेश्चन आएगा कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के?
तो ये लो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तुम क्वेश्चन पूछोगे, मुझे पहले से ही, मैं क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर दे देता हूं, क्योंकि मैं अध्यापक बनने से पहले बेहतरीन छात्र भी रहा हूं और मुझे पता है कि एक छात्र के दिमाग में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता। ठीक है जी, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे राज्यों का क्रम, और वो क्रम ट्रिक के अनुसार लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, ये वो ट्रिक है जिसके अनुसार इन राज्यों का नाम यहां पर लिखा हुआ है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम बात, ये अक्षांशीय विस्तार लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन की बात हो गई, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन की चर्चा अब हम शुरू करने जा रहे हैं। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन बनना है तो बताइए भाई, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एक शब्द भी, तुम्हें एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए जिम्मेदार। बताओ फटाफट से कौन सा शब्द ऐसा है जो तुम्हें समझ में नहीं, बोलो फटाफट से, जल्दी। बढ़िया भाई, भूपा जी को राम राम। राम राम जी भैया जी, राम, भतीजे राम राम। अरे पूरी क्लास में राम राम ही करते रहते हो तुम। राम राम भाई, राम राम भतीजे, राम 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 राम। क्वेश्चन बताओ, पॉइंट बताओ, पॉइंट। अबे राजेश भाई, ठीक है, राम राम ले ली मैंने, अब तो कुछ और बात कर लो। आपको एक शब्द भी समझ में नहीं आया ना, बताओ जल्दी से, बोलो, मौका है भाई। वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हारे लिए तो तुम मतलब एकदम आरपीएफ वाले बच्चे थे ना, आरपीएफ बैच के बच्चे, एकदम जोशीले जोशीले। एक मैंने दर्रा कराया था, जोजीला दर्रा, उसकी ट्रिक बताई थी, जोशीले। तो वो ट्रिक जो है शुरू से लेके अंत तक काम करती रही थी। कुछ इसी प्रकार के बच्चे हो, एकदम जोश में एक्टिव रहने वाले बच्चे। और तुम्हारे लिए, तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जो तेज गति से दौड़ना चाहते हैं, खरगोश वाली सिस्टम से। उनके लिए दो बार दो बोल दूं, लास्ट में सबके लिए बोलूंगा, अभी वो तेज गति वालों के लिए बोल रहा हूं। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। यानी कि तेज गति से चलते हुए अगर तुम हार भी जाओ तब भी उम्मीद जीतने की जिंदा जरूर रखना, जरूर रखना। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़े। ठीक है, अब समय पूरा हो चुका है, अब आगे हम बढ़ नहीं सकते। नेक्स्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट जो पॉइंट्स है ना, नेक्स्ट जो चीजें हैं वो कल की क्लास में डेमो पार्ट 3 में आपको समझाऊंगा। और भैया आप सबका जोश एकदम काबिले तारीफ, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी ने क्लास ली है। और मेरे प्यारे बच्चे, इस चीज को लेकर मैं खुद एकदम आपके सामने क्या करता हूं, सल्यूट करता हूं। चलिए, और जाते जाते, क्योंकि कल भी मैंने 2 शब्द बोले थे, और जाते जाते सबके लिए मिला जुला के, चाहे वो फास्ट पढ़ना चाह रहे हो चाहे धीमे, सबके लिए एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास का समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।